नाउ क्वेश्चन 3, यदि 20 प्रेक्षणों मतलब प्रोजेक्टाइल्स होता है, तो अगर 20 प्रेक्षण जिसका है x1 x2 ... x20 का औसत y है, तब x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 ... x20 माइनस 101 का औसत क्या होगा। पहला देखिए कि आप एक चीज को दिमाग में रख लें इस सवाल को करने के पहले। अगर औसत अगर एक है, मतलब अलग अलग है, लेकिन आदमियों की संख्या एक है, जैसे 5 आदमी का औसत 7 है और दूसरे 5 आदमी का औसत 8 है, तो औसत को आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे नंबर ऑफ पर्सन्स 5 हैं। इसके लिए होता है, नहीं तो दूसरे किसी अवस्था में नहीं हो सकता है। इसी तरह देखिए x1 x2 x3 x20, मतलब ये 20 संख्याओं का बात है। फिर देखिए 101 भी x1 101 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, तो 101 भी 20 बार है। तो यहां पे फिर बोलता हूं x1 से x20 जो है इसका औसत y बोला गया है, और x1 से x20 कितने जन है, 20 जन है। उसी तरह 100 भी जो है वो 20 जन है, तो इसके लिए इनके एवरेज को हम घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नहीं तो अगर संख्या बराबर नहीं है, संख्या मतलब कितने जनों का एवरेज है, वो अगर बराबर नहीं है तो कभी आप उसको जोड़ घटाव नहीं कर सकते। इसको दिमाग में रख लेंगे। तो चलिए, अभी बताया गया x1 से x20 जो है इसका औसत y है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने लिख लिया इसका, तो y हमें पता ही है। तो x1 प्लस x20 प्लस ऐसे करके बाई 20 होगा, तो इसका औसत हमें y बता दिया, ये हमें पता है। और देखिए 100 है, तो माइनस क्या किया, 100 गुना 20, क्या कि 100 अगर 20 बार लिखेंगे तो उसको 20 से गुना करना होगा, और चूंकि 20 पद हैं, 120 बार है, तो बटे भी 20 करेंगे औसत निकालने के लिए, तो 20 कट गया तो हो गया 100। अब देखिए x1 प्लस x2 प्लस x20 तक जो है उसका औसत y है, और माइनस 100 का भी औसत जो है 20 बार लिखा गया, उसका भी औसत 100 ही है, तो इसका होगा y माइनस 100। और ये क्यों हुआ, फिर से बोलता हूं, देखिए क्योंकि x1 से x20 भी 20 बार है और 100 भी 20 बार है, इसीलिए ये पॉसिबल है। ये किसी दूसरे मैथ में ऐसा करने मत जाइएगा, केवल जब पदों की संख्या एक होता है तभी किसी औसत में आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1.11, 0.01, 0.101, 0.001, 0.11 का औसत ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन था मल्टीटास्किंग का था आपका, और ये 2013 का था। तो ये जो सवाल है इसमें सिंपली है कि मैं आशा करता हूं कि सबको दशमलव का जोड़ने आता है। देखिए हमने लिखा है 1.11 प्लस 0.01 प्लस 0.101 प्लस 0.001 प्लस 0.11। अब देखिए इसको जोड़ना कैसे है, साइड में दिया हुआ है। देखिए दशमलव के चिन्ह को जो है ना, पॉइंट को एक इसमें रखते हैं, तो 1.110 मैंने लिखा है। देखिए दशमलव के बाद लास्ट संख्या के बाद जितना भी जीरो डाली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने क्यों किया है, इसमें पॉइंट के दशमलव के बाद देखिए 3 संख्या तक है, क्योंकि 0.110 नीचे देखिए वो 3 संख्या है, ये सॉरी 0.001 जो है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, जो पॉइंट लिख के 1.11 फिर 0 डाला, फिर 0.01 को भी हमने 0.010 लिखा, फिर 0.101 उसमें तो कुछ जोड़ने की बात ही नहीं होती है, फिर 0.001 उसे भी लिखा, फिर 0.11 था उसे 0.110 किया। अब हमने जोड़ा तो 1.332 हुआ, और संख्या कितने हैं, 5 हैं, तो 1.332 डिवाइडेड 5 हुआ, तो बराबर हो गया आपका 0.2664। तो देखिए दशमलव का जोड़ आपको जरूर आता है, नहीं तो एक बार जरूर रेफर कर लें। और इस मैथ में तो कोई जान है ही नहीं, तो भी मैंने इसको इसलिए रखा है कि जिनका नहीं है, एकाएक अगर मैथ आ जाता है तो फिर थोड़ा सुविधा हो जाता है उसको संभालने के लिए। ओके देन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 6 मेजों, मेज मतलब होता है टेबल्स, तो 6 टेबल्स और 12 कुर्सियां मतलब 12 चेयर्स
7,800 रुपये में खरीदी गई है। मतलब ये सब मिला के 7,800 रुपये में खरीदा गया है। यदि एक मेज का औसत, मतलब एक टेबल का औसत 750 रुपया है, तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा? तो देखिए, हमने इसको, बहुत सिंपल है ये मैथ। 12 क्या है? 12 उसके जो है चेयर्स हैं, और पकड़ लिया कि सबका दाम x रुपया करके, औसत दाम x रुपया है, तो 12 गुना x हो गया, प्लस बोला गया है कि 6 टेबल्स हैं, तो 6 गुना हर टेबल का औसत दाम 750 रुपया है। अब देखिए ये सब मिला के कितना है? 7,800। तो 12x प्लस 4,500 हुआ, 6 को 7 से 750 से गुना करेंगे तो उतना होगा, बराबर हुआ 7,800। तो 12x बराबर नेचुरली 7,800 से हम 4,500 लेस करेंगे तो हो गया 3,300। अब 3,300 हुआ 12x का दाम, तो फिर हमारा 1x का दाम कितना होगा? तो 3300 बटे 12 हो गया 275 रुपया। तो फिर इस x का हमने क्या पकड़ा था? एक चेयर का औसत मूल्य। तो एक चेयर का औसत मूल्य जो होगा वो होगा 275 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो 10,000 रुपये है। उसमें से 20 शिक्षक का औसत वेतन जो है वो 12,000 रुपये है, और शिक्षकों से इतर कर्मचारियों का औसत वेतन, इतर कर्मचारी, महाशुद्ध हिंदी, इतर कर्मचारी का मतलब हुआ सब स्टाफ, तो सब स्टाफ का जो वेतन है वो 5,000 रुपये औसत है। तदनुसार शिक्षक से इतर कर्मचारियों की संख्या कितनी है? मतलब स्टाफ की संख्या पूछा हुआ है। चलिए, हमने पहले क्या मिला? 20 शिक्षक हैं, 12,000 रुपये करके है, तो 20 गुना 12,000 प्लस हम मान लेते हैं कि x जो है वो सब स्टाफ है, इतर कर्मचारी है, तो x, और सबको 5,000 करके मिलता है, x गुना 5,000। अब कितने लोग हो गए भाई स्कूल में? तो 20 जन तो टीचर हैं, 20, और x जन जो हैं वो क्या है? सब स्टाफ हैं। तो टोटल क्या हुआ? 20 प्लस 5, ये x, तो 20 प्लस x गुना 10,000। तो अगर हम करते हैं तो पहले क्या होता है? देखिए, 5,000 x है, और 20 प्लस x गुना 10,000, और इधर जो 12,000 गुना 20 था उसका 2,40,000 को माइनस करके लेके जाते हैं। तो 5,000 x बराबर हुआ 2 लाख, क्या है कि अगर हम 10,000 को 20 से गुना करेंगे तो 2 लाख होगा, प्लस 10,000 x माइनस 2,40,000। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो आता है माइनस 5,000 x बराबर होता है माइनस 40,000। तो माइनस माइनस कट गया, और x बराबर हो गया 40,000 बटे 5,000, तो बराबर हुआ 8। तो क्या निकला? ये जो सब स्टाफ की संख्या है ये 8 है। मजे की बात देखो, ये जो सवाल है अब मैट्रिक लेवल की है, मल्टीटास्किंग की है। तो ये जो सवाल जब हम सोचते हैं ना कि मैं इसमें सीजीएल में काफी ये आएगा, भारी भरकम आएगा, मैट्रिक स्तर में गलत आएगा, देखो ये इस बात होता ही नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं किसी सवाल पे किसी भी परीक्षा का नाम नहीं होता है। आपको हर सवाल के हर टाइप को से आपको जूझना आना चाहिए। तो आप अगर सीएचएसएल कर रहे हैं तो ये नहीं सोचिए कि सीजीएल का भारी होगा, आपका हल्का होगा। आपके सामने खुद सवाल मैं पढ़ रहा हूं, आप खुद देखिए, आप खुद समझ सकते हैं। आइए अब नए सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित संख्याएं 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7। जरा ध्यान देंगे तो 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है, 6 6 बार है, 7 7 बार है। तो इनका आपका एवरेज निकालने के लिए बोला। अंकी गणित माध्य का मतलब होता है एवरेज है, मीन है, मीन का मतलब ही एवरेज होता है। तो ये आपका जो था, देखिए सीजीएल का टायर 2 में 2014 में आया। सोचते हैं कि टायर 2 में काफी भयंकर मैथ आता है, भाई साहब दोनों मिक्स करके आता है। अब है कि अगर आप अरिथमेटिक मीन और एवरेज के बीच में आप डिफरेंस करके सोच लेंगे वो कुछ अलग चीज है तो फिर फंस जाते हैं। चलिए हम जोड़ते हैं। 1 1 बार है तो 1 गुना 1, 2 2 बार है तो 2 गुना 2, 3 3 बार है तो 3 गुना 3, 4 4 बार है तो 4 गुना 4, 5 5 बार है तो 5 गुना 5, 6 6 बार है तो 6 गुना 6, 7 7 बार है तो 7 गुना 7। सबको जोड़ दिया तो 140 हुआ। अब संख्या को गुनिए तो आप गिनिएगा तो 1 2 3 4 करके गिनिएगा तो 28 बार संख्या लिखा गया है।
तो 140/28 हुआ। तो क्या हुआ, एवरेज क्या हुआ, 5 हुआ। यही आपका अरिथमेटिक मीन भी है। तो चलिए मैथ हो गया। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी क्रमिक सम संख्याएं हैं, मतलब इवन नंबर है और कंटिन्यूअस नंबर। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, ये क्रमिक सम संख्या है, कंटिन्यूअस है। फिर दूसरा लेते हैं जे के एल एम एन, ये क्रमिक विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर्स हैं लेकिन ये कंटिन्यूअस नंबर्स हैं। उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी ये 7 संख्या है। तो और चूंकि ये क्रमिक है, कभी भी अगर एक सीरीज की संख्या होती है, कंटिन्यूअस संख्या होता है, तो उसका बीच वाला संख्या जो है वही उसका एवरेज होता है। मतलब ए बी सी डी को लीजिए, कहे कि डी के इधर देखिए ई एफ जी 3 है, इधर ए बी सी 3 है, तो कहने का मतलब है डी जो होगा यही इसका मीन होगा, या इसको हम एवरेज बोल सकते हैं। तो चलिए हम ए बी सी डी ई एफ जी का औसत हमने डी ले लिया। अब बोलता है कि जे के एल एम एन, देखिए 5 है, 5 संख्या है, ये ऑड संख्या है लेकिन ये भी कंटिन्यूअस है। तो 5 है तो बीच वाला कौन सा होगा, तीसरा, क्योंकि तीसरा के बाद 2 आगे का और 2 पीछे का छोड़ देते हैं तो ये एग्जैक्ट बीच पोजीशन में आता है। तो जे के एल एम एन जो है इसका मिड कौन है, मिड है एल। तो अब आ गया क्या, ए बी सी डी ई एफ जी का जो है मिडल जो है वो डी है, जो उसकी एवरेज को शो करता है। जे के एल एम एन इसका जो मिड है वो आपका एल है। अब बोलता है सब संख्याओं को अगर कर लेते हैं तो सब संख्याओं का क्रमिक क्या होगा, ये औसत क्या होगा। तो अभी अगर हमने देखा कि एक का औसत हमें एल मिला हुआ है, एक का औसत डी मिला हुआ है, तो हम केवल इस संदर्भ में, क्योंकि ये क्रमिक संख्या है, फिर से दोहराता हूं, केवल इसी संदर्भ में चूंकि ये क्रमिक संख्या है, इसके लिए हम इसका दोनों के औसत को जोड़कर, अगर 2 से, चूंकि 2 पद में करके इसमें है, तो ये भी एक औसत आ जाएगा, मतलब L प्लस डी बाई 2 जो आपका ऑप्शन 2 है। तो कहने का मतलब जरा इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि 2 एवरेज को पहले भी बोल चुका हूं, अगर उसके पद बराबर हैं तभी उसको जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, ये मैंने बोला था। लेकिन देखिए यहां पे पद बराबर नहीं था, क्योंकि एक में 7 पद है और दूसरे में 5 पद है, एक में 7 टर्म्स है, दूसरे में 5 टर्म्स है, लेकिन तो भी हम इसको जोड़े। इसको जोड़ने का कारण क्या है, ये आपके कंटिन्यूअस नंबर्स हैं, बस इसी के लिए। तो आशा करता हूं ये आपका कंप्लीट हो गया होगा, समझ चुके होंगे इसे। आइए अब इस सवाल पे आते हैं। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथे संख्या का दुगुना है। फिर से दोहराता हूं, पहले 3 संख्याओं का औसत जो है वो चौथी संख्या का दुगुना है। यदि उन सभी 4 संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला 3 संख्या तो हम ले लेते हैं, बहुत आसान है, ए है, बी है, सी है। तो 3 संख्या ए बी और सी है, तो उसका औसत क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। 3 संख्या का औसत है इसलिए 3 से भागा देना होगा, और चूंकि वो चौथी संख्या का दुगुना है तो बराबर हम 2k मान लेते हैं। तो निकला क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू 2k, और चौथी संख्या हम d मान लेते हैं। तो अब सवाल में बोला कि देखिए पहले 3 संख्या का औसत जो है वो चौथे संख्या का दुगुना है, या उल्टा करके बोलते हैं चौथी संख्या का जो औसत है वो पहले 3 संख्या के औसत का आधा है। तो अगर हमारा पहले 3 संख्या a प्लस बी प्लस सी 3 जो है हमने 2k माना है, तो फोर्थ जो d हो तो आधा होना होगा, तो मतलब 2k के जगह पे k होगा। तो हमारा क्या निकल गया, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 बराबर 2k है और d बराबर k है। तो a प्लस बी सी बाई 3 बराबर 2k है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, तो नेचुरली 6k हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब बोलता है कि इन चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो चलिए हमने 12 लिख दिया। अब उसको हम जो हमने क्या क्या माना था उसको लिखते हैं।
तो ए माना था, बी माना था, सी माना था, डी माना था। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देखिए पद कितना है, टर्म्स कितना है, 4 डिवाइडेड 4, तो यही बराबर होगा 12 ना, यही तो औसत बोला हुआ है ना। अब हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, देखिए अभी हमने निकाला है 6k, तो हमने 6k लिख दिया, प्लस डी जो है वो k लिख दिया, तो 6k प्लस k डिवाइडेड बाई 4 हो गया। तो क्या हुआ, 7k बाई 4। 7k बाई 4 अगर हो गया, अब हमें क्या निकालना है, 7k जो है उसे हम क्या करते हैं, 12k बराबर क्या होता है, तो नेचुरली आपका 12 इंटू 4 बाई 7 बराबर 48 बाई 7 हुआ। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को हल किया, तो नेचुरल क्या हो गया, 48 बाई 7। अब आइए इस सवाल पे आते हैं। 3 संख्याओं का औसत 77 है, 77 है। पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर दूसरी संख्या की दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है, तो पहली संख्या होगी, पूछा गया है। तो ये बहुत ही आसान है, खाली हम वैल्यू कहां रखेंगे वही देखना है। तो पहले चलिए 3 संख्या का औसत जो 77 है, तो 3 संख्याओं का योग क्या होगा, 77 को 3 से गुना किया और आपका आया 221। तो 3 संख्याओं का जोड़ तो मिल गया। चलिए अब देखिए बोलता है क्या है कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है। तो कहने का मतलब हम तब ऐसे जब होता है तो हम सबसे लास्ट संख्या को लेते हैं। तो हम चलिए तीसरे संख्या को k लिया, तो दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या बोलता है कि पहली संख्या का दुगुना है, तो वो 2k हो जाएगा। और दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की दुगुनी है। अब दूसरी संख्या अगर 2k है तो पहली संख्या क्या होगी, 4k हो जाएगा, 2k का दुगुना 4k। अब चलिए हम तीनों संख्या को जोड़ते हैं, तो क्या हुआ, k प्लस 2k प्लस 4k बराबर हो गया 7k। तो 7k बराबर क्या हो गया, तीनों संख्याओं का जोगफल होगा। और जोगफल हमने निकाला था क्या, जोगफल हमने निकाला है 231 231, तो k बराबर होगा 231 बाई 7, तो बराबर हो गया 33। तो फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, 4k है। तो 4k का मतलब 4 इंटू 33 इज इक्वल टू 132, जो आपका ऑप्शन 4 में है। जरा इस सवाल को देखें। एक विद्यार्थी 10 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं की नकल करने में वो गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदले हुए अंकों वाली संख्या लिख देता है। जिसका मतलब है अगर 54 लिखना था तो 5 पहले लिखना था, बाद में 4 लिखना, तो वो गलती से क्या करता है, 4 पहले लिखता है और 5 बाद में लिखता है, मतलब 54 की जगह 45 लिख देता है। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम आता है। जिस संख्या को लिखने में उसकी ने गलती की थी उनके अंकों का अंतर कितना है, उनके अंकों का अंतर। तो पहले जरा देखिए कि 10 संख्या है और कम कितना हुआ, 1.8। पद कितने हैं, 10, तो औसत में कितना कमी हुआ, 1.8 गुना 10 बराबर 18 की कमी हो गई। मतलब वो संख्या में जो था, जो जोड़ के होना था, उसमें जो है जितना संख्या का जोगफल होना था उसमें से 18 कम हो गया है। अब इस बात को हमने मान लिया। अब चलिए संख्या को कैसे लिखा जाता है। जैसे 45 लिखना है, तो सपोज हम 45 को कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 40 प्लस 5 45 होता है। जरा ध्यान से देखिए, 40 प्लस 5 45 होता है। तो क्या है, पहला जो संख्या 4 है, 4 गुना 10 प्लस 5। अगर 4 को x लेते हैं तो क्या होगा, 10x, और 5 को y लेते हैं तो क्या होगा, 10x प्लस y। ध्यान से देखें, अगर आपको यह नहीं पता है तो इसको ध्यान से सुन लें। अगर 45 लिखना है, 2 संख्या है, तो दहाई के जगह पे होगा, उसको 10 से गुना किया जाता है। इकाई दहाई बोलते हैं, दहाई का मतलब ही 10 से गुना करना पड़ता है। तो हमने 2 संख्या लिया, एक संख्या x है, दूसरा संख्या y है। अंक जो है, संख्या नहीं है, अंक है।
तो पहला चूंकि हमको लिखना है तो दाएं के जगह को हम क्या लिखेंगे, 10x लिखेंगे और इकाई के जगह के प्लस y करेंगे, जैसा मैंने 45 में बोला हुआ है। अब क्या हुआ देखिए, 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x, दो संख्या है। 10x प्लस वाई पकड़ लीजिए 54 है, माइनस 10y प्लस x इजिकल टू क्या है, 45 है। संख्या बदल जाने से होगा। इन दोनों का जो अंतर जो है वो 18 है। ये अगर 18 होता है तो फिर इक्वेशन क्या खड़ा हुआ, 9x माइनस 9y बराबर 18। तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है, x माइनस वाई बराबर होता है 18/9 बराबर 2। ये x माइनस वाई क्या है, वही है संख्या के अंकों के बीच का अंतर। तो दो पूछा ही हुआ था, तो क्या है कि दो अंकों के बीच का अंतर क्या है, तो हमारा आ गया x माइनस वाई। पहला हमने x लिया था, दूसरा y लिया था, तो उनके बीच का अंतर जो है वो 2 है। अब इस सवाल को देखें। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत जो है वो 32 था। खिलाड़ी अगले पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो पहले देखिए कि उसके 10 पारी में उसने 32 करके रन था, एवरेज था, तो 10 पारी में कितना रन बनाया होगा, 320। अब बोलता है अगला पारी, मतलब कितना होगा, 10 के साथ 1 जुड़ गया, 11वां पारी होगा, और उसको क्या है कि एवरेज में 4 उसको बढ़ाना है। तो मतलब 32 के जगह पे 4 जुड़ जाएगा, 36 हो जाएगा। तो क्या होगा, 11 इनिंग्स में उसको 36 के एवरेज का रन बनाना है। तो टोटल हम 11 गुना 36 कर देते हैं, तो क्या हुआ, 396। तो अभी उसका रन जो है 320 है। अगली पारी में उसे अगर वो 396 कर लेता है, अर्थात 76 रन जोड़ देता है, तो फिर वो उसकी जो एवरेज है 4 हो जाएगी। तो 396 माइनस 320, तो रन चाहिए कितना, 76 रन। बस यही आंसर है, जो आपके ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 में यही आंसर है। सवाल पे आते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 रन है। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों में औसत 38 रनों का है। तदनुसार उस खिलाड़ी को न्यूनतम स्कोर कितना है। देखिए, ये सारे सवाल तो बड़े लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन तोड़ के करने में इसमें कोई जान नहीं होता है। तो पहले हम 30 इनिंग्स का कितना टोटल स्कोर है उसे निकालते हैं। तो टोटल रन ऑफ 30 इनिंग्स, तो हर इनिंग्स में उसने एवरेज 40 बनाया है, तो 30 गुना 40 हो गया 1200। नीचे लिखते हैं टोटल रन ऑफ 28 इनिंग्स, 28 इनिंग्स में कितना रन बनाया उसे जानना जरूरी है। तो 28 इनिंग्स में उसने 38 रन का ये था, उसका औसत था। तो 28 इंटू 38 हो गया 1064। अब 1200 से 1064 घटाते हैं तो 136। मतलब वो जो दो ये था इनिंग्स था जिसमें एक न्यूनतम बनाया और एक अधिकतम बनाया, उन दोनों को जोड़ने से 136 रन होता है। तो चलिए हम न्यूनतम को मान लेते हैं x, अधिकतम को मान लेते हैं y। तो अधिकतम को मानते हैं x और y को मानते हैं न्यूनतम। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 136, और x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 100। तो आपका 2x बराबर क्या हो, इधर y कट गया, इधर हो गया आपका 236। तो x बराबर क्या हो गया, 236 को अगर 2 से भागा देते हैं तो 118। तो अधिकतम जो स्कोर हुआ 118, और न्यूनतम स्कोर कितना होगा, तो 136 से 118 घटा देंगे तो 18 हो जाता है। देखिए, इसका दूसरा भी एक नियम है। इस तरह का अगर होता है कि किसी दो संख्याओं का जोगफल दिया हुआ रहता है और दो संख्या का अगर अंतर दिया रहता है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, जो हमें जैसे मिलता है संख्या, जैसे हमें 136 है, हमें मिला हुआ था, दोनों संख्याओं का योगफल है, तो और चूंकि उसमें न्यूनतम आपका 100 है, उसको घटा देते हैं तो 36 होता है, 36 को आधा कर देते हैं तो 18 हो जाता है, यही न्यूनतम है।
तो ये एक तरीका है जिसको मेंटल करने का, लेकिन लोगों को ये इसलिए नहीं कि चूंकि उस पर प्रैक्टिस नहीं होता है, इसके लिए आप x प्लस वाई से ही कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो काफी तेजी के साथ हो जाता है। तो चलिए, ये भी मैथ हमने सॉल्व कर डाला। चार सदस्यों वाले एक परिवार का वर्तमान औसत आयु 36 ईयर्स है। एवरेज जो ईयर्स है 36 है। यदि परिवार का सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज जो है वो 12 वर्ष हो, तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी? 12 वर्ष के बच्चे के जन्म के समय, मतलब आज का पीरियड की बात नहीं कर रहा है, 12 साल पहले की बात कर रहा है। तो पहले चलिए कि चार सदस्य का अगर 36 साल करके एवरेज है, तो उनके अगर हम सारे का उम्र को जोड़ देते हैं तो कितना होता है? 4 गुना 36 बराबर 144। अब देखिए 12 साल पहले, 12 साल तक इसके यहीं पे सवाल का जो मेन ट्रिक्स है या क्लच है बोले, जो लोग फंस जाते हैं। 12 साल के पहले होगा तो एक खाली आप 12 साल नहीं आप लेस कर सकते हैं, क्योंकि चारों सदस्य का 12-12 साल है, इसके लिए आपको 12 गुना 4 48 साल आपको लेस करना होगा। तो 12 साल पहले जब बच्चा जन्म ले रहा था, उस वक्त जो बचे हुए सदस्य थे उनका उम्र कितना था? तो वो था 144 से आपने 48 घटा दिया तो 96 साल हुआ। तो जब बच्चा जन्म ले रहा था उस वक्त परिवार में 3 सदस्य थे और तीनों का उम्र जो है, एज जो है जोड़ेंगे तो वो 96 ईयर्स होगा। तो एक जन का एवरेज क्या होगा? तो 96/3 तो बराबर होगा 32 ईयर्स। तो इस तरह से आपका निकला जो है 32 ईयर्स जो है वही आपका जो है आंसर है, जो आपका ऑप्शन 3 है। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्र और उनके माता पिता को मिलाकर उनके औसत आयु जो है 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु क्या होगा? तो पहले देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है। 6 पुत्रों का औसत आयु 8 वर्ष है। एवरेज क्या है? 8 साल है। कितने पद हैं? 6 हैं। तो टोटल उनका एज कितना होगा? 6 × 48। और पुत्र और माता पिता मतलब कितने जो हो गए? 6 जन पुत्र है, माता और पिता है, तो क्या हुआ? 6 और 2 8 जन है। 8 जन का जो है आपका एवरेज क्या है? 22 है। तो 22 को 8 से गुना कर दिया 176। अब 176 से अगर हम 6 पुत्र के एज को घटा देते हैं, उनका सम्मिलित एज को, तो मतलब हम 128 से हम 48 को हम लेस करते हैं। 176 से हम 48 को लेस करते हैं तो हमें मिलता है 128। मतलब पिता माता प्लस 6 पुत्र से पुत्र के एज को घटाया तो किसका मिलेगा एज हमें? पिता और माता का। तो पिता और माता का जो है उम्र है वो मिला के 128 साल है। और बोलता है क्या? तो पिता और माता का जो है उम्र का अगर हम जोड़ते हैं, क्या कि माता जो है पिता से 8 साल छोटा है, तो पिता को अगर हम x मानते हैं तो माता जी का उम्र होगा x - 8। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2x - 8 बराबर 136 और 2x जो है 2x - 8 बराबर 128 और 2x बराबर हो गया 128 + 8 = 36। अब x बराबर क्या होगा? 68। हमने 68 जो ये x किसका माना हुआ था? पिता का उम्र माना था। तो पिता का उम्र क्या हो गया? 68 साल। तो माता का उम्र बोलता है कि 8 साल कम है, तो 68 से 8 घटा दिया तो माता का उम्र हो गया 60 ईयर्स। इस सवाल को जरा देखें। एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है। कितने विद्यार्थी बोला नहीं गया है। और 12 शिक्षक की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षक तथा विद्यार्थी के संपूर्ण समूह का औसत आयु 7 वर्ष हो
तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। चलिए तो सीधा सीधा इक्वेशन में बैठ जाएगा। मान लेते हैं कि x विद्यार्थी हैं, सबका एवरेज उम्र कितना है, 6 साल है। तो सारे बच्चों का अगर उम्र को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 6x होगा, प्लस टीचर 12 हैं, सबका एवरेज एज 40 है। तो उनका अगर सब टीचर का एज को अगर एक जगह कर देता हूं, कितना होता है, 12 गुना 40 बराबर। अब स्कूल का ले लेते हैं, लड़के हैं x, शिक्षक हैं 12, तो टोटल कितने जन हुए, x + 12, और उनका एवरेज आयु कितना बोलता है, तो 7 है, तो गुना 7। तो फिर क्या हो गया, 6x + 12 गुना 40 बराबर 480, बराबर इधर हुआ 7 से 7x + 84। तो 7x से 6x गया तो बच गया x, और 480 से अगर 84 लेस किया तो हो गया 396। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था कि बच्चों की संख्या, स्कूल में बच्चों की संख्या। तो फिर क्या निकल गया, स्कूल में कितने बच्चे हैं, 396 बच्चे हैं, जो आपका ऑप्शन 1 में है। अभी सवाल को चलिए करते हैं। ए और बी की औसत मासिक आय रुपया 14,000 है। बी और सी की औसत मासिक आय, मंथली इनकम जो है वो 15,600 है। सी और ए की औसत आय, मासिक आय मतलब एवरेज मंथली इनकम जो है वो 14,400 है। तो सी की मासिक आय क्या होगी। तो पहले हम चलते हैं कि ए + बी लिखते हैं। क्योंकि औसत आय 14,000 है और 2 जन है, तो 2 गुना 14,000 बराबर ए + बी का टोटल इनकम हो गया 28,000। प्लस बी + सी का उसी तरह है, उसका एवरेज जो है 15,600 है, तो 2 से गुना कर दी, हो गया 31,200। सी + ए जो है, ये भी 2 जन है, देखिए इनका एवरेज है 14,400 करके, तो 2 जन है तो हो गया 28,800। अब इधर सबको जोड़ देते हैं तो आता है 2a + 2b + 2c। तो हम 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया a + b + c, इधर बराबर हो गया 88,000। मतलब 28,000 + 31,200 + 28,800 को अगर जोड़ते हैं तो आता है 88,000। अब देखिए तो a + b + c क्या हो गया, 88,000 का आधा होता है 44,000। अब अगर a + b + c से अगर हम a + b को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा भाई साहब, c ही तो बच जाएगा ना। तो a + b + c का 44,000 है, a + b का 28,000 है, उसको घटाते हैं तो c निकलता है, c बराबर है 16,000। यही आपका पूछा गया था, ये आपके ऑप्शन 1 में है। आइए इस नए सवाल को देखें। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 45 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। देखिए औसत का जो मैथ होता है काफी इजी होता है। सबसे पहले है कि देखें यहाँ 3 दिन सबका बोला गया है, मतलब टर्म 3 हुआ, और औसत तापमान 2 मिला है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 41 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इसमें कॉमन भी है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार में, साथ ही उसके साथ अगर आप तुलना करेंगे मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, देखिए मंगल मंगल कॉमन है, बुध बुध कॉमन है। तो पहले हम जब ये कॉमन को हटा के हमें कुछ मिल सकता है, इसलिए हम घटाव की प्रक्रिया में जाएंगे। घटाव में जबकि हम करेंगे तो नेचुरली ज्यादा से हम कम करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का कुल तापमान निकालेंगे, क्योंकि हमें औसत पता है और टर्म 3 दिन है,
तो औसत को 3 से गुना कर दिया, 41 को 3 से गुना किया तो हमें 123 डिग्री सेंटीग्रेड मिला। चलिए हम लिख दिए मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का कुल तापमान 41 गुना 3 बराबर 123 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें से क्या घटाते हैं? सोमवार, मंगलवार और बुधवार का कुल तापमान। तो सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार का कुल तापमान क्या होगा? औसत तापमान 40 है, 3 दिन है, टर्म मतलब 3 हुआ, 40 को 3 से गुना किया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम घटाएंगे तो क्या लिखेंगे? क्योंकि हम घटाने की प्रक्रिया में, अगर आप अलजेब्रा जानते हैं तो आप जानते हैं कि जब घटाया जाता है नीचे माइनस 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 लिखा जाता है, मतलब प्लस का माइनस होगा, अगर माइनस होगा तो उसका उल्टा प्लस लिखना पड़ता है। तो चलिए हमने सोमवार के नीचे माइनस लिखा, मंगलवार के नीचे माइनस लिखा, बुधवार के नीचे माइनस लिखा। अब घटाने की प्रक्रिया में देखिए, मंगलवार ऊपर प्लस में है, नीचे मंगलवार माइनस में आ गया, इसलिए मंगल मंगल कट गया। फिर बुधवार देखिए ऊपर प्लस में है, नीचे बुधवार माइनस में हो गया, इसलिए बुधवार बुधवार कट गया। तो क्या बचा? ऊपर बृहस्पतिवार आपका प्लस में है तो लिखा बृहस्पतिवार, नीचे सोमवार आपके माइनस में है इसलिए बृहस्पतिवार माइनस सोमवार लिखा, बराबर इधर 123 से अगर 120 घटाया तो कितना हुआ? 3 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। अब बोला गया है कि बृहस्पतिवार का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसलिए बृहस्पति की जगह पे हमने 45 डिग्री लिख दिया। तो 45 डिग्री माइनस सोमवार बराबर 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोमवार बराबर क्या होगा? नेचुरली क्या होगा? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सोमवार को उस साइड में ले जाएंगे 3 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे, तो सोमवार माइनस से प्लस में हो जाएगा। और 3 डिग्री सेंटीग्रेड अगर चूंकि प्लस में है तो अगर इसे हम इधर लेके आएंगे 45 की तरफ, तो ये क्या होगा? 45 प्लस में था इसलिए माइनस हो गया, तो 45 माइनस 3 हो गया। तो 45 माइनस 3 हो गया तो कितना हो गया? 42 डिग्री सेंटीग्रेड।